नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। मिट्टी खुदाई की आड़ में अवैध बालू खनन का मामला गरमाया है। राखड़ डैम के पास सैकड़ों गाड़ी बालू डंप। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर उठाए हैं गंभीर सवाल। एसडीएम को सूचना देने की कोशिश, नहीं उठा फोन। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम जेसीबी चालक को हिरासत में लेकर थाना ले गई थी पुलिस। मौके पर ही छोड़ी गई जेसीबी मशीन। उठे सवाल, वन विभाग से एनओसी न होने पर भी खनन होना ताजुब की बात है। प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत की चर्चा तेज है। ओबरा थाना क्षेत्र के खैरटिया रेणुका नदी के पास चल रहा है खनन। खबर सोनभद्र से, जहां पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर गांजे के साथ तस्कर धरे गए। तस्करों के कब्जे से 51.785 किलोग्राम अवैध गांजा, एक कार और 4 मोबाइल फोन बरामद। गांजे की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर मम्मी का ढाबा के पास एक अर्धनिर्मित भवन पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान अंबेडकर नगर निवासी शेर बहादुर उर्फ शेरू यादव और साथी राज दुबे उर्फ मोहित तथा आजमगढ़ निवासी आखरत उर्फ सचिन पांडे और प्रतीक चौबे उर्फ डंपी के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी गांजे की तस्करी कर उसे विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने की फिराक में थे। मुखबिर की सटीक सूचना और पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ा है। कार्रवाई से एसओजी और सर्विलांस टीम का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मिली है बड़ी कामयाबी। खबर कानपुर नगर से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को नरवल तहसील अंतर्गत गेहूं क्रय केंद्र बौसर का अचानक औचक निरीक्षण किया। व्यवसायों की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान ग्राम बसौर निवासी किसान रामकिशोर की गेहूं की खरीद होती मिली है, जिस पर डीएम ने पूरी प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। डीएम ने मौके पर किसानों से सीधा संवाद कर तौल, भुगतान और सुविधाओं की जानकारी ली। तौल प्रतिक्रिया की निगरानी करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जनपद में सभी 63 क्रय केंद्रों पर इस वर्ष फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कराई गई है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ उन्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि केंद्र पर ही तैनात कार्मिक तत्काल रजिस्ट्री कर खरीद सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही डीएम ने कहा कि क्रय केंद्र पर आने वाले हर किसान के गेहूं की खरीद सुनिश्चित होगी और छोटे किसान को प्राथमिकता दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी क्रय केंद्रों पर वहां पर छाया, पेयजल और साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी है कि किसानों को असुविधा होने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शासन की नीति के अनुसार जो गेहूं क्रय केंद्र है बीपैक्स बौसर में, उसका निरीक्षण किया गया और यहाँ पे खरीद अभी जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और बोरों की व्यवस्था भी है। फार्मर रजिस्ट्री भी बहुत संख्य किसानों ने करा ली है और यदि कोई किसान उसकी फार्मर रजिस्ट्री अगर अपने अब तक भी ना कराई हो तो उसको, चूंकि इस बार कंपलसरी है, तो यहाँ पर हमारी पंचायत सहायिका भी और अन्य कार्मिक यहाँ पर उपस्थित हैं जो फार्मर रजिस्ट्री भी उनका काम यहीं पे कर सकेंगे। तो अभी और व्यवस्थाएं हैं, चूंकि शेड वगैरह है इस सेंटर पे, तो जो कृषक हैं वो अपना गेहूं सेंटर्स पे ले जाके बेच सकते हैं और अगर उन्हें कोई भी विषय है, कोई समस्या है, तो अपनी तहसील के
एसडीएम साहब से या हम लोगों से संपर्क करके जो गेहूं की शासकीय व्यवस्था है, चूंकि मूल्य अच्छा है इस वक्त जो सेंटर्स पे है, उसके क्रम में कृषकों को सही दाम भी मिल जाए और फार्मर रजिस्ट्री के लक्ष्य को भी हम पूरा कर सकें, इसके लिए हमारी जो पूरी टीम है वो प्रयास कर रही है। शासन की नीति के अनुसार एटा के अलीगंज में आयोजित समाधान दिवस के दौरान एक महिला ने पहले डीएम से शिकायत की, फिर असंतुष्ट होकर सभागार में की केरोसिन छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। महिला के केरोसिन छिड़कते ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल महिला को रोका और हाथ से केरोसिन छीनकर महिला की जान बचाई है। तत्पश्चात जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह ने महिला की शिकायत को गंभीरता से सुना और तत्काल राजस्व टीम और पुलिस टीम को निस्तारण के निर्देश दिए हैं और साथ ही डीएम के आदेश के बाद भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ज्ञान देवी शाह की पत्नी जगदीश निवासी नगला मोहन थाना राजा कर रामपुर डीएम एटा की जन सुनवाई पहुंची। पहले महिला ने अपना शिकायती पत्र डीएम को सौंपा है, अपनी समस्या बताई है, जिसके बाद वह असंतुष्ट हो गई। रोते हुए महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए केरोसिन छिड़क कर स्वयं को आग लगाने का प्रयास किया है। आपको बता दें, मजा ज्ञान देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी एक भूमि का बैनामा करवाना था जिससे तंबाकू की फसल उगाई जाती है। प्रधान और इसके परिवार के लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। तमाम आला अफसरों ने शिकायत के बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दबंगों की दबंगई से पीड़ित महिला ने अपने आप को केरोसिन डालकर आग के हवाले करने की कोशिश। आपको बता दें, अलीगंज तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चल रही तहसील दिवस की जन सुनवाई के दौरान एक अवैध कब्जे से पीड़ित महिला ने अपने आप को केरोसिन डालकर आग के हवाले करने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने केरोसिन छीनकर प्रकरण को जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया तो जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने महिला की शिकायत पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके निस्तारण के लिए मौके पर भेजा है। इंडिया डेली के लिए एटा से संदीप। नगर पंचायत पाली में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने बड़ा आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि ठेकेदार द्वारा मानकों की अनदेखी करते हुए घटना सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा, घटिया सामग्री को लगाया जा रहा। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पहले बालू डाली जाती है, उसके ऊपर मोरंग की परत डालकर कमियों को छुपाने की कोशिश की जा रही। संगठन का आरोप है कि इन अनियमितताओं के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा सैंपल जांच में कार्य को पास कर दिया गया है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने जिला महासचिव कृष्ण वाजपेयी ने भी ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को पुनः अवगत कराते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव ने कहा है कि संगठन ने हमेशा सत्य की आवाज उठाया है और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जिला महासचिव कृष्ण वाजपेयी ने कहा, हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को दोबारा अवगत कराया। हमारी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गाजीपुर में संदिग्ध हालत में किशोर की मौत का मामला सामने आया है। किशोर का शव मिलने से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला जमानिया थाना क्षेत्र के देवरिया गांव का है, जहां रहने वाले दिनेश यादव के पुत्र 14 वर्षीय राजू को पड़ोसी गांव के दो लोग एक ही दिन पहले किसी काम से ले जाकर बुलाए गए थे और साथ ही पड़ोसियों के साथ गया। किशोर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। लापता किशोर का आज एक प्राइवेट एम्बुलेंस में गाँव के पास ही शव मिला है, जिसके बाद परिजनों समेत ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और साथ ही परिजनों और ग्रामीणों ने किशोर की हत्या का आरोप लगाते हुए घटना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर पहुंचे और साथ ही ग्रामीणों को तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है। अभी जमानिया सर्किल में एक घटना घटी, क्या बताएंगे? ये सबुरपुर पड़ता है यहाँ पे।
देवरिया में, थाना जमनिया। राजू यादव का लड़का है। जो जानकारी ये हुई है कि ये कहीं पे मिट्टी उट्टी निकालने का काम करता था, जिसमें संदिग्ध परिस्थिति में इसकी मृत्यु हो गई है। इसके डेड बॉडी को लाके यहाँ पे रख के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है। नियमानुसार पीएम पंचायत में कार्रवाई करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन अभी एम्बुलेंस ड्राइवर से जब बात की गई तो वो बता रहा है कि 3 लोग थे, मलसा से वो फरार हो गए और परिवार ये भी कह रहा है कि उनको पता नहीं था उनकी बच्ची के साथ ये घटना। इस संबंध में एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर जो विस्तृत जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी सर परिवार वालों से आपकी बात हुई? हाँ, इनको जो भी सरकारी मदद है, एसडीएम साहब और मजिस्ट्रेट लोग आए हुए हैं। इस संबंध में जो भी इनको आर्थिक मदद की जा सकती है उसके संबंध में वार्ता की जा रही है और जो भी अधिक से अधिक जो है सहायता जो है एसडीएम महोदय द्वारा जो है उनको कराया जाएगा। सर, अभी परिवार ने चक्का जाम भी किया है। इस संबंध में वार्ता हो गई है। चक्का जाम उन्होंने रोज रास्ता खाली कर दिया है, गाड़ियां आ जा रही हैं। कोई समस्या इस समय प्रेजेंट में है नहीं। खबर सीतापुर से है, जहां किशोरी का घर में लटका मिला है शव। अलमारी का ताला तोड़कर 5 लाख की नकदी भी गायब। वारदात के दौरान घर में अकेली थी किशोरी। घटनास्थल से पुलिस को मिले हैं 2 मोबाइल फोन। दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए अज्ञात चोर। किशोरी की मौत बनी रहस्यमयी। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है। परिजनों ने नौकर सहित अन्य अज्ञात पर जताया है शक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा है। जनपद के महमूदाबाद कोतवाली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। आपकी भतीजी का शव लटका हुआ मिला था, कैसे क्या हुआ है, आपने क्या देखा? सर, हमारा जो है एक मुर्गे का फार्म चलता है। सुबह 7 बजे घर से निकल गए थे। कल 17 तारीख को 4 बजे समथिंग अपने वाइफ को अपने ससुराल छोड़ के आया था। वहाँ पे उनके ससुर हमारे ससुर जो है बीमार थे, इसलिए उनको छोड़ के आया। आज सुबह जो है हम फार्म पे 7 बजे चले गए थे। गांव में हमारे भाई लोग रहते हैं, वहाँ से भाई लोग आए हुए थे। काफ़ी देर फार्म पर हम लोग बैठे थे। भाभी और छोटे भाई को जब हमने भेजा घर साथ में, तो भाभी ने दरवाज़ा खोल के अंदर घुसी तो हमारे भतीजी का शव लटका पाया गया और दरवाज़ा टूटा और खुला पाया गया। हमारे अलमारी में मुर्गे का व्यवसाय करते हैं, इसलिए 5 लाख रुपए कल का जो है बिक्री का पैसा रखा था, वो भी पैसा नहीं मिला। साथ में 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। क्या लगता है आपको क्या हुआ है घर पे? सर, अब ये जो है हमारे एक जो मोबाइल है वो हमारे पहचान में है, जो आलम सनाब मुकीत सदरपुर तकिया के रहने वाले हैं। वो पहले हमारे पास काम करते थे। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कब हमारा आना जाना है, कब रहना है। तो ज़रूर उसका कोई और उनके साथियों का हाथ है इसमें। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? सर, लगभग 15 से 16 साल। उसका मर्डर वक्त से 12 से सूचना प्राप्त हुई। जब मौके पर पहुंचे तो परिवार ने बताया है कि लड़की का जो शव है वो लटका हुआ था और परिजनों ने शव उतारा है और उतारने में दरवाजा टूटा हुआ था। सभी साक्ष्यों को 2 मोबाइल फ़ोन बता रहे हैं, जिसमें से एक नंबर को पहचान रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन को ही पहचान रहे हैं, जो उनके यहाँ पहले एक नौकर काम कर रहा था उसका है बता रहे हैं। तो सभी साक्ष्यों से मतलब हमारी कार्रवाई चल रही है। सभी साक्ष्यों पे हमने इसमें अरेस्टिंग भी कर ली है कुछ लोगों की, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो उसको जल्दी हम विवेचना में शामिल करेंगे। प्रथम दृष्टया जो ये मामला सुसाइड का लग रहा है और इसको जो हमारा पोस्टमार्टम हो उसके उपरांत और क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर पोस्टमार्टम हम वीडियोग्राफी और उससे करवा रहे हैं, और जो सच्चाई है, जो लड़की है उसका शव के ऊपर एक लिगेचर मार्क गर्दन पे है, उसका अलावा अन्य कोई शरीर पे चोट नहीं पाई गई है। जो फील्ड यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन करी है हमारी, बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसका उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ कैश की बात सामने आई थी, वो सभी जांच का विषय है, कर लिया है जी। उसका अपना वर्जन है और जो घर वाले बता रहे हैं उनका अपना वर्जन है। तो सभी साक्ष्यों का मिलान करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसका मोबाइल यहाँ बता रहे हैं मिला है, उसको लड़के को पुलिस ने अभी हिरासत में पूछताछ के लिए ले लिया है। दूसरे मोबाइल वाले लड़के को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का प्रयास है। जो सच्चाई सामने आएगी उसको जल्दी मीडिया पर शेयर किया जाएगा। एक सूचना लगभग 6 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने उसका मर्डर हुआ। 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी। जब मौके पर पहुँचे तो परिवार ने बताया है कि लड़की का जो शव है वो लटका हुआ था और परिजनों ने शव उतारा है और उतारने के दरवाज़ा टूटा हुआ था। सभी साक्ष्यों को 2 मोबाइल फ़ोन बता रहे हैं, जिसमें से एक नंबर को पहचान रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन को ही पहचान रहे हैं, जो उनके यहाँ पहले एक नौकर काम कर रहा था उसका है बता रहे हैं। तो सभी साक्ष्यों से मतलब हमारी कार्रवाई चल रही है। सभी साक्ष्यों पे हमने इसमें अरेस्टिंग भी कर ली है कुछ लोगों की, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो उसको जल्दी हम विवेचना में शामिल करेंगे।
प्रथम दृष्टया जो ये मामला सुसाइड का लग रहा है और इसको जो हमारा पोस्टमार्टम है उसके उपरांत और क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर पोस्टमार्टम हम वीडियोग्राफी और उससे करवा रहे हैं और जो सच्चाई है, जो लड़की है उसका शव के ऊपर एक लिगेचर मार्क गर्दन पे है, उसके अलावा अन्य कोई शरीर पे चोट नहीं पाई गई है। जो फील्ड यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन करी है हमारी, बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसका उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ कैश की बात सामने आई थी, वो सभी जांच का विषय है। मैं बता रहा हूँ कि हमने इसमें प्रथम दृष्टया एक लड़के को अरेस्ट भी कर लिया है, उसका अपना वर्जन है और जो घर वाले बता रहे हैं उनका अपना वर्जन है। तो सभी साक्ष्यों का मिलान करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं और जिसका मोबाइल यहाँ बता रहे हैं मिला है, उसको लड़के को पुलिस ने अभी हिरासत में पूछताछ के लिए ले लिया है। दूसरे मोबाइल वाले लड़के को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का प्रयास। यूपी के औरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गोदाम बंद कर लौट रहे कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कोल्ड ड्रिंक व्यापारी से हुई लूट के रुपए का बंटवारा कर लौट रहे बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैरों में लगी है गोली। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती। देर रात दिबियापुर नहर पर चल रही पुलिस चेकिंग के दौरान सामने आ रहे बदमाशों ने पुलिस को देख के वहां पर कई राउंड फायरिंग की थी। पुलिस की ओर से हुई जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश शिवम व आशीष के पैर में गोली लगी है। दिनांक 17/4/2026 को थाना दिबियापुर जनपद औरैया में एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा थाना दिबियापुर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम का गठन किया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु आज दिनांक 18/4/2026 को थाना दिबियापुर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। 3 व्यक्ति अचल्ला की ओर से दिबियापुर नहर पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने तत्काल मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मानते हुए उनका पीछा किया गया। वो लोग बगल में पटरी किनारे गिर गए मोटरसाइकिल से और पुलिस पर पूछने से पहले ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग किए। पुलिस द्वारा सिखलाए तरीके से जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी पचपेड़ा थाना सहार जनपद औरैया, दूसरा आशीष पुत्र कप्तान थाना सहार गांव फतेहपुर का रहने वाला है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। शिवम सिंह के दोनों पैर में गोली लगी है। तीसरा साथी असद उर्फ पोपे सनाफ याकूब कस्बा सहार थाना सहार का रहने वाला है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने उक्त घटना को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कारित किया था। आज हम लोग पैसे का बंटवारा करके वापस लौट रहे थे। देखा कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है, इसी डर से हम लोग मुड़कर भागे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण गिर गए, जिस पर हमारे द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा जो है हम लोगों को पकड़ लिया गया। शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह के कब्जे से 1,10,000 रुपये नगद, 1 लैपटॉप, 1 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त आशीष के कब्जे से 1,25,000 रुपया, 1 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए, जबकि तीसरा असद उर्फ पोपे के पास से 25,000 रुपये नगद बरामद हुए। दोनों को तत्काल CSC दिबियापुर इलाज हेतु भेजा गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 17/4/2026 को थाना दिबियापुर जनपद औरैया में एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा थाना दिबियापुर। खबर श्रावस्ती से, जहां श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। देर रात हुए इस खौफनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयावह था कि मृतक का सिर धड़ से अलग हो गया। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। मामला सिरसिया थाना क्षेत्र का है, जहां ककरदरी निवासी राजू अपने घर जा रहे थे, तभी तराई से सैनिक रोड पर जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजू की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी
अफरा-तफरी मच गई। मौके पर भी भारी भीड़ जुट गई और हालात बेकाबू होते नजर आए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां हालात नाजुक देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। फिलहाल इनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार इस हादसे की वजह हो सकती है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में पार्टी के प्रदेश सचिव और साथ ही लखीमपुर खीरी के पलिया निवासी रेहान खान ने लखनऊ पहुंचकर अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित की। इस राहत अभियान के तहत करीब 700 राशन किट वितरित की गई हैं, जिनमें दाल, चावल, आटा, नमक, तेल और चीनी जैसी आवश्यक सामग्री शामिल थी। इसके साथ ही 700 साड़ियां और साथ ही 700 सलवार सूट भी जरूरतमंदों को दिए गए हैं। रेहान खान ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे भी राहत कार्य जारी रहेगा। मदद मिलने के बाद पीड़ित परिवारों ने समाजवादी पार्टी और प्रदेश सचिव रेहान खान का आभार व्यक्त किया है और इस मुश्किल घड़ी में मिली सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया है। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि जब जब किसी गरीब को मदद की जरूरत होगी तब तब प्रदेश सचिव रेहान खान जैसे लोग मदद के लिए आगे आते रहेंगे। जितना हमारे रियान भाई ने किया इतना कोई भी अभी तक नहीं कर पाया। भाई ने बहुत मदद किया। यहाँ सब कुछ बंटवा है, बर्तन है, खाना है, पानी है, सब कुछ सब हमारे कम से कम 3 घंटे से बट रहा। कपड़े लत्ते बहुत कुछ बट गए यहाँ पे, अभी बट ही रहा है, अभी शाम तक और भी बटेगा। भैया ये मदद है इन लोगों की और जरूरत भी थी और काफी दिनों से इनका प्रयास भी रहा है रेहान खान जी का, प्रदेश सचिव जी का, और बांटने का। और हम लोग भी कई दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं लगातार। उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग बांट रहे हैं। वो कई दिनों से कर रहे हैं और अभी आगे भी होगा ये काम। अभी आगे भी बांटा जाएगा राशन और कपड़े सबको। देखिए, यहाँ के ऊपर बहुत ही दर्दनाक मंजर था। लगभग करीब 500 से 700 के बीच में यहाँ झोपड़ी झुग्गी बनी हुई थी और ये अब से नहीं 20 साल से नहीं 50 साल से रह रहे हैं। और रहते में अचानक से इनके आग लगने से इनके सारे घरों को जल के राख हो गए हैं। और इस समय इनके लिए सबसे बड़ी किल्लत यह है पानी की और लाइट की, जो कि नगर निगम के सारे टैंकर दोनों साइड में खाली खड़े हुए हैं। और इनके लोगों के लिए पानी पीने के लिए, घर शौच करने जाने के लिए भी एक एक बूंद के लिए पानी तरस रहे हैं। सबसे बड़ी नगर निगम लापरवाही ये कर रहा है और सरकार भी कर रही है। और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश था, यहाँ के ऊपर जो भी पीडीएफ परिवार के लोग सभी लोगों को राशन किट एक वितरण की जाए। और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं सुबह से शाम तक यहाँ मदद करने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को भी मालूम पड़ा है, हम भी लखीमपुर से आए हुए हैं। यहाँ के ऊपर साड़ी, हिंदू माताओं बहनों को साड़ी और मुस्लिम माताओं बहनों को सूट और बाकी राशन किट बना करके इनको घर घर जा करके देने का काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और गरीबों की मदद की है और लगभग 600 परिवारों के बीच में झुग्गी झोपड़ियों में आगजनी हुई। सरकार ने कोई मदद नहीं की और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता रेहान अहमद जी अपने साथियों के साथ वहां पर जाकर के गरीबों की बड़ी मदद की है, उन्हें सहारा दिया है और भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी हर तरीके से मदद रेहान अहमद जैसे प्रदेश सचिव लोग मिल करके समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। खबर चंदौली से है, जहां जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में हुई झड़प के दौरान लाइसेंसी बंद की गई फायरिंग। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। एक पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। दोनों पक्षों में पहले लाठी डंडे से हुई मारपीट, बाद में असलहे से फायरिंग हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल कराया भर्ती। सभी घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच।
क्या हुआ है, कैसे चोट लगी आपको? झगड़ा हुआ है साहब, झगड़ा में गोली चली है, कपार भी फटा, मार हुआ है। कौन लोग थे मारने वाले? हाँ, हमारे बिरादरी थे रामसूरत उधर के। कितने लोग घायल हुए? हमने 5 के 6 लोगों को गोली लगी थी हमारे यहाँ। अच्छा ये सर मर जो फटा हुआ है। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई बात विवाद नहीं है साहब, कोई नहीं है। कुछ तो विवाद का जब रहा होगा वजह, तभी झगड़ा हुआ होगा। अरे उनके घर के इतना सरहंग है, किसी को पकड़ कर मार देंगे साहब, किसी पुलिस को सूचना आपने दी? सूचना तो भी हम लोग भगवान परशुराम की जयंती की पूर्व संध्या पर पंचकोशी के तीसरे पड़ाव रामेश्वर स्थित वरुणा नदी घाट पर सर्वधर्म संभाव के साथ दीपदान किया गया। और साथ ही आपको बता दें, परशुराम जयंती के अवसर पर 5 धर्मों से जुड़े धर्म गुरुओं ने इस अवसर पर पहुंचकर एकता की मिसाल दी। बताते चले कि वरुण नदी के किनारे रामेश्वर मंदिर व वरुणा नदी पर बने घाटों में 5001 दीपों को जलाकर परशुराम जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय महिषी परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर भगवान परशुराम के जीवन के साहस, न्याय और संघर्ष के विषय पर जानकारी प्राप्त की गई। उनको अपना पूरा सहयोग करो और निश्चित रूप से अगर कहीं भी कोई पर मंदिर की बातें की जाए तो आज एक नए अंदाज में जिस तरीके से देखा जाए, काफी दीपों का जो श्रृंखला थी और उसके साथ साथ परशुराम जयंती मनाई जाए, किस तरीके से क्या आयोजन किया गया? देखिए, जो सनातन परंपरा रही है और जो इस समय कुछ क्षेत्रों में व्याख्या की जा रही है, उसमें बहुत फर्क है। सनातन परंपरा सबको लेकर चलने की, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबको लेकर चलने की, सबको व्यवस्थित जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए रही है। और लेकिन इधर कुछ नैरेटिव बनाया गया कि समाज में अगड़ा पिछड़ा कुछ बना करके इस तरीके से कि उनको महत्व नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनका ये लिया गया, उनका हरण किया गया। हम लोगों का ये प्रयास था, खास करके अखिल भारतीय मनीषी परिषद का, कि हम एक ऐसा संदेश दें कि सनातन जो है, मनीषी जो हैं, वो सबको लेकर चलने का काम करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने 5 धर्मों के धर्माचार्यों को यहाँ बुला करके उनसे इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया और एक गंगा यमुनी तहजीब का संदेश देने का प्रयास किया है। तौर पे देखा जाए तो दीपों बुलाया गया था, उसके साथ साथ लगभग कितने दीपों को यहाँ पे बुलाया गया है? यहाँ पे 5100 दीपों का प्रज्वलन किया गया है, क्योंकि भगवान परशुराम तेज के पुंज थे और अग्नि से ज़्यादा तेज कहीं नहीं है। तो हम लोगों ने यह तय किया, हमारी समिति ने, अखिल भारतीय मनीषी परिषद ने यह तय किया कि दीप प्रज्वलन के माध्यम से एक संदेश देंगे और एक प्रकाश भी देंगे समाज को कि यह सनातन परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो सबको लेकर चलते हैं और हम यह परंपरा हमेशा जारी रखेंगे। आज भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई और ये असाधारण रूप से ये जयंती मनाई गई है। एक नए कलेवर में ये जयंती मनाई गई है, जिसमें 5 धर्मों के जो महर्षि लोग थे, जो संत लोग थे, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और जो हमारे रविदास जी के भी मानने वाले थे, सभी तरह के लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया था और ऐसा लगता था कि सर्व धर्म एक सभा के रूप में ये आज परिणित हो गई थी। इसमें भगवान परशुराम जी के विचारों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और मनीषी परिषद द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। चित्रकूट से हमारे संत जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, याज्ञ महाराज जी, और इनके चरणों में हम लोगों ने वंदन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मानवता को सर्वोपरि रखने का और एक दूसरे की मदद करने का और न्याय के लिए अन्याय से लड़ने का लोगों ने संकल्प लिया है। ये बहुत बड़ा आज एक संदेश यहाँ से जाएगा। अलीनगर थाना क्षेत्र के
सरेसर गांव में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में एक परिवार पर हमला किया गया। कचरा डालने को लेकर हुए शुरू झगड़े में पति पत्नी और उनकी 2 बेटियों को चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही पीड़िता अंजू देवी पत्नी विशाल गौड़ ने आरोप लगाया कि घटना उनके पति की अनुपस्थिति में हुई है। पड़ोस में रहने वाली गुड़िया देवी ने अपने दरवाजे का कचरा उनके घर के सामने डाल दिया था। जब अंजू देवी ने इसका विरोध किया तो गुड़िया देवी, उनके बेटे अजय और बेटी अंजलि कुमारी ने गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर लाठी डंडों से लात घूंसों से हमला कर दिया और अंजू देवी के मुताबिक इस दौरान उनकी 9 वर्षीय बेटी शिवानी और 7 वर्षीय संजना को भी पीटा गया है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, बीच बचाव कराकर मामला शांत कराया। कुछ देर बाद अंजू देवी के पति विशाल गौड़ घर पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी पकड़कर घर से बाहर खींच लिया और सड़क पर मारपीट की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना से सभी सदस्यों को अंदरूनी और बाहरी चोटें आई हैं। घटना की सूचना तत्काल 112 नंबर पर दी गई है और स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत भी सौंपी गई है। अपना नाम और परिचय बताएं। अंजू देवी। अंजू देवी जी कहाँ की रहने वाली है? सरेसर। क्या घटना आपके साथ हुई है? के वो दीवार पटो के कचरा लगा दिए हमें दीवार पर और फिर बच्चे हमारे बोले, छोटी वाली मम्मी कचरा लगा दिए, जा रहे हैं साफ करने। बोले कि मत साफ करो, उसका हमेशा आदत है, मत साफ करो। कर दिए जाके रसोई लेके गाड़ी बुनन हो गया, तो घर में घुस के उसका लगा, उसको भी मारी है, पकड़ के छोटा भी घर में घुस के हमको, मेरी बड़ी लड़की को, उसको भी मारी है। क्या चीज से मारे आपको? डंडा से। बोले डंडा ले आओ मम्मी, डंडा उसको लिया के थमाए, और डंडा कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है? कमर में, सिर पर, नटई पर, पीठ पे और हाथे पे यहाँ और आपने लिखित थाने पर तहरीर दी है? पुलिस अधीक्षक से क्या कार्रवाई चाहती है? यही करना चाहते हैं कि उसको। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम बिस्लाल है, मैं सरेसर का निवासी हूँ। आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ ये हुआ है कि हम अपने घर में सोए थे और अजय नाम का लड़का, उनकी मम्मी और उनकी बेटी, हम गए थे लाइटिंग से आए तो हमको तुरंत मारना चालू कर दिया। हमको कुछ पता नहीं है कोई चीज़ का, और मारने के बाद भर पेट मारे, उसके बाद धमकी भेज दी है कि तुमको काट के फेंक देंगे। आ रहे हैं किसको किसको मारे? मेरे पूरे परिवार को मारे हैं और बच्चे को भी नहीं छोड़े हैं हमारे, और मेरी बीवी को भी मारे हैं। उसके बाद और हमको धमकी दे रहे हैं कि आए दिन कि मारेंगे, बोल रहे हैं तुमको हम तो जानते जा, कोई जानता नहीं है। आए दिन धमकी दे रहे हैं जान से मारने का? हाँ, आए दिन धमकी दे रहे हैं कि जब भी मरवा देंगे तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, घर बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा, धमकी दिया जा रहा है। आप किसके लिखित थाने पे दिए तहरीर? हाँ, दिए हैं। क्या पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इनको सजा मिले अच्छे से अच्छा, इनको समझ में आ जाए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। चंदौली जनपद के कंदवा थाना क्षेत्र के तेलहारा गांव में रविवार सुबह 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है जिसमें 6 लोगों को गोली लगी है। लाठी डंडों से मारपीट में 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार गांव में पुरानी जमीनी रंजिश और बच्चों के बीच में विवाद ने इस घटना को जन्म दिया है। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पहले लाठी डंडे चले, फिर एक पक्ष ने असलहे से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि रामसूरत राम के परिवार की ओर से फायरिंग की गई है और इसमें कुद्दन के परिवार के 5 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला पुरानी रंजिश और आपसी विवाद का लग रहा है। घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और साथ ही पुलिस स्थिति पर लगातार नजर भी रखे है। निकल के बस इसी पे आके रामसूरत पापा को बुला के और चढ़ गए सब छत पे मारने के लिए। हम पकड़ रहे हैं तो मेरा भी झोटा कबार रहे हैं, सब झोटा कबार के खींच रहे हैं, सब मार रहे हैं। उसके बाद हम भाग गए घर में, फिर पापा को मार के गिरा दिए सब। किसको चोट लगी है? गोली किसको लगी है? चाचा को मेरे लगी है, छोटे भाई हैं 2 उनको, बड़े पापा हैं उनको, बड़ी मम्मी को, 6 लोगों को लगी है। न्याय चाहिए मुझे, उन सबों को सजा दीजिए। ऐसे ही सबके साथ अत्याचार कर रहे हैं सब। क्या कोई पुराना विवाद था या कोई?
कुछ पुराना विवाद नहीं है। हमारे घर के लोग जाते हैं तो सब रास्ता छोकते हैं, कहते हैं इधर नहीं आना है। किसी कोई जाएगा तो छेक के मारने लगेंगे सब। क्या नाम है आपका? दुर्गा। कहाँ का रहने वाली है? टेलहरा। जो घटना सुबह हुआ है उसके पूरे बारे में बताइए। सवेरे का घटना ये लोग निकल के यार ले घूम के मझिलका जानी हमरे भसु रविदास संत विलास अला हाँ लड़का ले लेना छोट होके उजे उतारत हूँ आई डरे के अना सो घर में घुसना हूँ आ धा के मारे लगना हूँ और संजने लड़की का शादी है वो लड़की छोड़ावे लगले ओकर झोटा धा के ओके मारे लगना हूँ और अपने पर फोन लड़की कैल से कि हमनी के मारत हूँ हमनी के घर ओहर परी ओहर ले अली है जाए आवे आवे भर में अब बंदूक निकाल ले हूँ। कैसा विवाद रहा, किस लिए हुआ बताइए। 21 के लिए कि कुत्ता खातिन के 7-5-6 महीना होगा 7 महीना को वही खातिर लड़का हमारा आए रहा रिश्तेदारी हमनी का दमाद लगे तो एगो कुत्ते नहीं उजर क्यों हनी से बिलैती तो कहना कि हमके पिलिया दे दें जा तब भलकी ले जा अभी पिलिया लेके गलो है और वही पिली के चौपाए खातिर और वही के ओर लगने से मारे अब मारे लगने से उहे झगड़ा चला था वही झगड़ा पर जहाँ हमारा लड़का पढ़े जाता तब वो कितने दिन से विवाद चल रहा है इसमें मामले? कहते नहीं कि 6 महीना होगा रच बनाने का। वो कौन है आपके? हमारा आदमी हुआ हमारा 2 लड़का हुआ। कितने लोग को लगी गोली? गोली देखे 3 ठे हमरे घरे हुआ और लखैबर हुआ और साजन हुआ। किसने चलाई है गोली? सुभाष मरले हुआ पहला गोली सुभाष चलौले हुआ। अच्छा। हाँ वो एक मरले हुआ गोली चलौले हुआ 3 फार चलौना है। क्या मांग करती हैं पुलिस प्रशासन? क्या मांग करते हैं कि वो लोग के सजाए मिले के चाहिए। हाँ हमनी के बड़ी सतावत हो जा लोग अब आखिरी हमनी के कह दिले हो जाए अब हमनी के एगो मुआवले न चाहत हो जा तो वो लोग के सजाए मिले के चाहिए। राम कुमार। कैसे गोली लगी है, क्या मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। मामला यही 8 महीने से हो रहा है इसी में कुछ सुलह था लेकिन वो सब समझा नहीं रहे थे अपने लड़कों को और चढ़ा रहे थे उसी का है सब। कैसा सुलह था? वो जैसे झगड़ा बहुत पहले से था। मुकदमा चल रहा था? हाँ मुकदमा चल रहा था। पूरा बताइए किस कारण झगड़ा हो रहा था? वो मेरे चाचा का लड़का कुक्कुर लेकर गया था वहीं पे 2-3 लोग छेक कर उसको मार दिए वही उसी का बात अभी तक बढ़ रहा है। तो पहले आप लोग पुलिस प्रशासन का इन्फॉर्म नहीं किया था? नहीं कल शाम को भी कोई कल शाम को हुआ लेकिन धमकी दिए तो हम लोग उसको टार दिए कि नहीं होगा। सुबह कैसे मामला बढ़ गया? सुबह वो बदमाश बुलाए थे रात को वही मार कर चले गए हैं। कौन दिया था? कौन धमकी दिया था? वो राम सूरत। और कौन कौन लोग? क्या धमकी दिए थे? धमकी यही दिए थे कि 7 बजे सुबह हो जाएगा। और घटना कब की है? 7 बजे। 8 बजे का 7:30 बजे। तो घटना हुई है क्या है मतलब? देखिए आज सवेरे करीब 7:30 बजे के करीब थाना कंदवा के गांव तेलहरा में 2 पक्ष जो कि एक ही समुदाय के हैं पुराने बच्चों के विवाद को लेकर के मारपीट की जिसमें से एक पक्ष के द्वारा लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी गई जिसमें 5-6 लोगों को छर्रे लगे हैं जो कि जिनकी हालत स्थिर है खतरे से बाहर है। सबको तत्काल पुलिस को सूचना मिली तो अस्पताल पहुंचाया गया और मौके पर पुलिस ने जिस बंदूक से फायरिंग हुई है उसको जब्त कर लिया है और फायरिंग करने वाले उस व्यक्ति को उसके साथ करीब विवाद करने वाले 14-15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। बाकी मौके पर यहाँ शांति बनी हुई है, पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है। किसी नाम अपना परिचय बताइए। जानकी नाम है मेरा, घर तेलरा है। पापा का उसहै थाना क्षेत्र के बंगस नगला गांव में विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने के बाद जहर देकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उसहै क्षेत्र के बंगस नगला गांव में जहां बिजनेस की 28 वर्षीय आपको बता दें कि पत्नी
फूलन देवी की जहर खाने के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और ससुराल पक्ष के लोग मौके पर फरार हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी। पोस्टमार्टम हाउस मृतक पहुंचने मृतका के भाई अनिल कुमार ने बताया कि उनकी बहन की शादी वर्ष 2014 में हुई थी और अभी तक उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उसका कहना है कि 2 दिन पहले भी विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई है। बहन के साथ मेरे को 12:30 बजे सूचना मिली बगल वाले गांव से कि आपकी बहन की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग वहां से गाड़ी करके यहाँ बंगसनगल आए। तो यहाँ जो बहन जो है इन्होंने बर्फ़ के ऊपर लिटा रखी थी। यहाँ से मौके से सब फरार थे, खाली भानोई के पिताजी थे। थोड़ी बातचीत करने के बाद वो भी मौके से नहीं मिले और बच्चा जो थे वो भी उन्होंने छुपा दिए और बच्चों को समझा दिया कि सामने नहीं आना दिया। क्या बोला बुखार है, फलाना है, ढिमाका है। बच्चे मिले ही नहीं, इन्हें वहाँ से गायब कर दिए। क्या लग रहा है? उसके बाद जब मुँह देखा तो मुँह से जो है बहुत बदबू आ रही थी। इन्हें जहर दे के उसको मार रखा था। क्या कोई वजह थी? वजह कुछ भी नहीं थी। ये दारू पी के कई बार पहले भी बीच में मारपीट करता था और अब भी जो है कल भी परसों पता लगी जैसे गांव वालों से कि दारू पी के आया, मारपीट हुई। तो बाप आया, इतने में बाप ने बोला कि बंदूक लाओ, इसके गोली मार दूँ, ये हमारे लड़के को ऐसा वैसा बोल रही है। तो इसी चक्कर में पता नहीं कुछ जहर उन्होंने जो है दोनों लोगों ने खिला दिया, जो उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है जो खत्म हुई है? सुमन का नाम फूलन देवी। आपका क्या नाम? हमारा नाम अनिल कुमार, हम भाई हैं उनके। खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 में 309वीं रैंक लाकर रामतरसवर शहर की बेटी नेहा शर्मा ने रावतसर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नेहा शर्मा के चयन की खबर मिलते ही रावतसर स्थित निवास पर परिवार में शहर में खुशी का माहौल छा गया है। नेहा शर्मा के घर बधाई देने वाले और साथ ही शुभचिंतकों का तांता लग गया है व शुभकामनाओं का सिलसिला दिन भर जारी रहा है। नेहा शर्मा नगर परिषद हनुमानगढ़ में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है और साथ ही रामलता शर्मा की पुत्री हैं। नेहा शर्मा ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने परिवार व शिक्षकों को और साथ ही विशेष रूप से अपने दादा को भी दिया है। आपको बता दें कि रावतसर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रावतसर की बेटी नेहा शर्मा बनी RAS। रावतसर निवास पर परिवार व शुभचिंतकों की खुशी की लहर है। नेहा शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार व अपने शिक्षकों को दिया है। ये प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिली है और इस पूरी जर्नी के अंदर मेरे टीचर्स की गाइडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ रहा है हर पल। और जब भी मुझे डिमोटिवेट फील हुआ है, उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। और जो युवा है, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मेरा यही एक मैसेज है कि अपने जो मेहनत परिश्रम से आप लगे हो अपने मोटिव को अचीव करने में, उसमें पेशेंस को साथ रखते हुए, ईश्वर का, गुरुजनों का और पेरेंट्स का सपोर्ट साथ रखते हुए आप आगे बढ़िए। सफलता ज़रूर आपकी होगी। थैंक यू। RAS की ब्राह्मण समाज की ओर से आराध्य भगवान परशुराम का प्राकट्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान तलवंडी स्थित परशुराम सर्किल के से विशाल ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। परशुराम सर्किल पर भाजपा विधायक संदीप शर्मा के साथ प्रबुद्ध जनों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और आरती के बाद शोभा यात्रा रवाना हुई है, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए परशुराम वाटिका पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। जगह जगह पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में झांकियां, चंग पार्टी और साथ ही कच्ची घोड़ा और भजन मंडली आकर्षण का केंद्र रही है। परशुराम वाटिका में संतों के प्रवचन के बाद 151 दीपों से महाआरती की गई और आतिशबाजी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान वहां भामर शाहों का सम्मान भी किया गया और साथ ही कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि अयोध्या से डॉक्टर आचार्य राजनंद शास्त्री और साथ ही चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद के साथ बड़ी संख्या में साधु संत और समाज बुद्ध शामिल रहे हैं। और साथ ही आयोजन समिति के अरुण भगीव और साथ ही महेश गौतम लल्ली ने कहा कि शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण UGC कानून विरोधी झांकी है, जिसको लेकर समाज एकजुट है।
भगवान का अगस्त उत्सव 2026 जो कि आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और विशाल शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है। परशुराम भगवान विष्णु भगवान के अवतार है, जिन्हों के नाम से ही धरती पर आर्थिक के आयोजन से हम एकजुट होकर राष्ट्र की कर रहे हैं और सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। हम ऐसे ही भगवान का राष्ट्र का गान गाते रहेंगे। आज परशुराम जयंती से एक दिन पूर्व अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है और आज कोटावासी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हजारों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा आयोजन है, जिसमें 10-15 हजार लोगों का कार्यक्रम होता है, जो शोभा यात्रा के रूप में कार्यक्रम के समापन के उपरांत भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है और संपूर्ण कोटावासी आज के दिन भगवान परशुराम जी जो अक्षय तृतीया के दिन धरती पर भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और वो दिन जो कल का दिन है अक्षय तृतीया बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि बहुत बड़ी ऊर्जा के रूप में और धर्म की पताका लिए हुए और अधर्म का जो है पूरी तरीके से नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम जी के रूप में जन्म लिया। तब से भगवान परशुराम जी हमारे अगाध श्रद्धा और आस्था के प्रतीक है। आज कोटावासी भगवान परशुराम जी की इस प्राकट उत्सव को बड़े धूमधाम और जोश के साथ मना रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां पर साहस धन व संस्कार के दिन भगवान श्री परशुराम जयंती के पावन अवसर पर रावतसर शहर में ब्राह्मण समाज रावतसर द्वारा शोभा यात्रा का व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया। ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान श्री परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई परशुराम वाटिका पहुंची है, जहां पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान मुख्य बाजार में जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि थाना प्रभारी ईश्वर आनंद शर्मा, ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष प्रदीप एरी व विनोद सुरोलिया सहित ब्राह्मण समाज के गणमान्य जन भी वहां पर मौजूद रहे। विकसित होगा। आज के समय में आपस में सहयोग और तालमेल की बहुत आवश्यकता है। अपने सभी समाज बंधुओं को इस विषय में सोचना चाहिए और जो भी समाज का व्यक्ति पिछड़ रहा है उसको भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। मेरी इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। जय परशुराम। खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। इसी कड़ी में बालोतरा निवासी और वर्तमान में जोधपुर में रह रहे भूपेंद्र सिंह ने भी 9वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि ये उनका चौथा प्रयास था और लंबे संघर्ष के बाद उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ। भूपेंद्र ने कहा कि उनकी सफलता से परिवार में अहम भूमिका रही है परिवार की, जिसने हर कठिन समय में उनका मनोबल बढ़ाया है। खास बात यह है कि उनके बड़े भाई गजराज सिंह को भी वर्ष 2007 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन के दौरान 9वीं रैंक मिली थी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निरंतर मेहनत और धैर्य की सफलता मिलती है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए कहा कि हार ना मानो और लगातार प्रयास करते रहे, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैं सफलता का श्रेय जो है मैं ईश्वर को, परमपिता को देना चाहूंगा। उसके बाद में सफलता का श्रेय जो है मैं मेरे परिजनों को, स्पेशली मेरी घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे बड़े ब्रदर जो है उनको सफलता का श्रेय देना चाहूंगा। इसके साथ साथ में मेरे मित्रगण जो है जिन्होंने मेरे इस लॉन्ग स्ट्रगल में जो है मेरा साथ दिया, मैं मेरी सफलता का श्रेय इन सब लोगों को देना चाहूंगा। कितना मानते हैं आपकी लगातार आपने भी चार अपने
कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने डे मतलब पर डे कितने आवर्स एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है? देखो, इसका तैयारी के दौरान जो इसका कोई जो है कोई परफेक्ट या कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि कितने घंटे प्रयास किया जाना चाहिए। मोर और लेस प्रयास जो है वो डेट एग्जाम के डेट के जो है अनुपात में देखा जाता है। तो बाय एंड लार्ज 6-8 घंटे अगर कोई एस्पिरेंट अगर पढ़ाई करता है तो वो उसके लिए फलदायक रहती है। तो डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी जरूरी है। 6-8 घंटे के साथ में जो है शार्प फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ जो है सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करना कि पुस्तक को हाथ में लेके या नोट्स को हाथ में लेके बैठे रहना और फिर 10-12 घंटे लाइब्रेरी में बिता देना, तो उसकी बजाय 6-8 घंटे का जो है सतत और सस्टेन्ड अगर फोकस के साथ पढ़ाई करें तो वो ज्यादा श्रेयस्कर सिद्ध होती है। आपका कहना है कि निश्चित रूप से सोशल मीडिया भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है। सोशल मीडिया जो है डबल एज स्वॉर्ड है। सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली भी करता है, नेगेटिवली भी करता है। ये एस्पिरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सोशल मीडिया का जो कंजप्शन या उपभोग जो है वो किस हिसाब से करता है। अगर सोशल मीडिया का कंजप्शन जो है वो अगर पढ़ाई से अगर कनेक्टेड नहीं है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा क्योंकि वो टाइम को कंज्यूम करेगा। इसके साथ-साथ अगर सोशल मीडिया का कंजप्शन अगर जो है तैयारी से रिलेटेड वेबसाइट अगर आप देखो, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह को कंज्यूम करो या टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस सॉल्व करो तो वो फायदेमंद रहती है। क्या सिलेक्शन के लिए कोशिश करना जरूरी है? ऐसा कोई यूनिवर्सल जो है वो इसमें स्टेटमेंट नहीं है कि या यूनिवर्सल कोई पैटर्न नहीं है कि कोचिंग करने वाले ही सफल होते हैं और नहीं कोचिंग करने वाले ही सफल होते हैं। ये जो एस्पिरेंट जो है वो अपनी खुद की मनोदशा देख के, खुद की जो वर्तमान दशा देख के जो है वो निर्धारित करता है कि उसको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मैंने आरएस परीक्षा 2024 के अंदर 9 मैं सफल। जोधपुर में आरएएस 2024 में मोनिका चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया। लूनी विधानसभा से जुड़ी मोनिका चौहान ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थी और साथ ही नौकरी के साथ साथ उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल कर युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने ये साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। अपनी सफलता का श्रेय मोनिका ने अपने माता पिता, भाई और पूरे परिवार को ही दिया है। मोनिका चौहान है। आरएएस 2024 में मैंने 39th रैंक हासिल की है। पहले आप किस पद पे थे और किस तरह से आपने तैयारी की, क्या आपका पूरा बैकग्राउंड है? वर्तमान में मैं ग्राम विकास अधिकारी के रूप में पंचायत समिति लूनी में कार्यरत हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई, अपने दोस्तों और आदरणीय वीडियो सर को देना चाहूंगी, जिनके मार्गदर्शन में मैंने एक अच्छा ऑफिसर कैसे बनते हैं ये सीखा है। और मैं अब निरंतर पढ़ाई एवं हौसला है वो हमेशा बुलंद रखना है। उसके साथ मेरे हिसाब से आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। किस तरह से जो है नौकरी भी कर रहे थे, उसके बीच में पढ़ाई भी करना, किस तरह से ये मैनेज करते थे आप? क्या आफ्टर नौकरी सर्विस आप घर आके पढ़ाई करते थे या क्या? सर, कंसिस्टेंसी जो है वो बेहद जरूरी है इस एग्जाम के लिए। यदि आप निरंतर 4-5 घंटे भी समय निकाल पाते हैं तो मेरे हिसाब से इतना काफी होता है, अगर आप निरंतर ये कर रहे हैं 1-2 साल। परिवार में पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी जीपीएफ में जॉइंट डायरेक्टर हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं। जोधपुर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हुसैन मंडी स्थित एक स्कूल में शिक्षिका सुमन अचानक बेहोश हो गई। बताया जा रहा कि तेज गर्मी और लू के चलते तबीयत बिगड़ गई। घटना के तुरंत बाद सहकर्मी उन्हें इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल MGH लेकर पहुंचे, जहां उन्हें वहां पर आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक जाँच में हीट स्ट्रोक की आशंका जताई जा रही। फिलहाल उपचार जारी है और राहत की बात यह है कि शिक्षक की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सके। सर, हमारे स्कूल का टाइम क्या दोपहर का है, तो अभी इतनी ज़्यादा हीट वेव वगैरह हो रही है, इस कारण से मैडम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कौन सी स्कूल है? हुसैन मंडी महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी स्कूल। तो क्या गर्मी से इनकी तबीयत खराब हो गई? गर्मी से इनकी तबीयत खराब हो गई। हाँ जी। तो इस कारण से मैं बिल्कुल बेहोश जैसे हो गए थे, तो हमको इमरजेंसी में तुरंत जो है महात्मा गांधी लाना पड़ा। क्या नाम है इन मैडम का? भारती दादीज। भारती दादीज की। मैडम आप कुछ बताएंगे? एक मिनट। टाइमिंग है? हाँ जी मैडम बताइए।
एक्चुअली क्या स्कूल का टाइमिंग 12:30 से है, तो दोपहर बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हीट वेव चल रही है, तो टीचर की तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो अभी स्कूल की कोई छुट्टियां नहीं हुई क्या मैडम? नहीं, स्कूल की छुट्टियां नहीं है, अभी स्कूल चल रही है, लेकिन ये बच्चे भी हमारे परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी जो दूर स्कूल से आ रहे हैं, तो उनको भी परेशानी हो रही है। बच्चे भी कल हमारे 2-3 बीमार हो गए थे। इनको कब लेकर ये स्कूल पहुँचे हम लोग, इसी वक्त इनकी तबीयत खराब हो गई है। कौन सी स्कूल की मैम? मिशन मंदिर स्कूल है, महात्मा गांधी। राजस्थान की कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित बिल के पारित होने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बैठकों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि उनकी मंशा महिला आरक्षण को लागू करने की नहीं है। पटेल ने अशोक गहलोत के बयान पर निंदनीय और भ्रामक बातें बताते हुए कहा कि संसद में हुई बहस के दौरान ऐसा कोई आरोप सामने नहीं आया, विपक्ष से राय नहीं ली गई। पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं का अनादर किया है और इसका खामियाजा उसे आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में सीवरेज के दौरान हुए हादसे को लेकर कहा कि ये देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई दो राय इसमें नहीं है। सारे एम्पैक्टमेंट जब सरकार की उपलब्ध करवा दी है, तो मशीनरी का दायित्व बनता है कि उसका उपयोग करे। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में जो संशोधन का बिल कांग्रेस और उसके समर्थित दलों द्वारा विरोध से गिरा है, ये कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस देश में, प्रदेश में या समाज में या घर में मातृशक्ति का मान नहीं होता है, वंदन नहीं होता है, वो घर, वो देश, वो प्रदेश नहीं रहता है। और कांग्रेस में आज दिन तक ये संस्कृति नहीं रही है कि अपनी मातृशक्ति का मान, सम्मान और आदर करे। और उसी की वजह से कांग्रेस ने हिंदुस्तान और राजस्थान की आधी आबादी का जो महत्व है उसको नहीं समझा है, मातृशक्ति के मान और सम्मान को नहीं समझा है, और जानते बूझते हुए तुष्टीकरण के तहत, राजनीति के तहत मातृशक्ति को उसके अधिकार से वंचित रखा है। इसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का जो कुछ भी बचा हुआ था वो खत्म होने का कल शुरुआत हो गई है। नारी वंदन अधिनियम में जो संशोधन का बिल कांग्रेस और उसके समर्थित दलों द्वारा विरोध से गिरा है, ये कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस देश में, प्रदेश में या समाज में या घर में मातृशक्ति का मान नहीं होता है, वंदन नहीं होता है, वो घर, वो देश, वो प्रदेश नहीं रहता है। और कांग्रेस में आज दिन तक ये संस्कृति नहीं रही है कि अपनी मातृशक्ति का मान, सम्मान और आदर करे। और उसी की वजह से कांग्रेस ने हिंदुस्तान और राजस्थान की आधी आबादी का जो महत्व है उसको नहीं समझा है, मातृशक्ति के मान और सम्मान को नहीं समझा है, और जानते बूझते हुए तुष्टीकरण के तहत, राजनीति के तहत मातृशक्ति को उसके अधिकार से वंचित रखा है। इसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का जो कुछ भी बचा हुआ था वो खत्म हो। जोधपुर शहर में शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक और आपराधिक मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और साथ ही पता चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया है। ज्ञापन में देश में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों, महिलाओं के शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप और अवैध कब्जों जैसे मामलों पर चिंता व्यक्त की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा और तनाव का माहौल पैदा कर रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। और साथ ही ज्ञापन में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा कमजोर वर्गों और साथ ही जनजातीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें, बजरंग दल की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही प्रशासन और से अपेक्षा करता है कि इन मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और समाज में शांति भी कायम रह सके। इसका जो ये यहाँ पे हम लोगों ने धरना दिया है, ये जो आज देश के अंदर लव जिहाद, धर्मांतरण और उसके जो
हो रहे हैं। आज किसी समाज या किसी धर्म के विरोध में ये कार्यक्रम नहीं है। आज हमारे जो महिला शक्ति, हमारे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको जो प्रलोभन देके, उनको झूठी लेके अपने धर्म के बारे में अपने पहचान छिपा के जो ये टीसीएस में हुआ है, इसके विरोध में हो रहे हैं। और देशव्यापी ये इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहा है, उसका विरोध है हमारा। आज हमारा यही है कि इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, सरकार इस पे एक्शन ले। सरकार की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है, इसके जो धर्मांतरण के कानून है पूरे देश में लागू हो, और इस तरह के जो कांड है ये आगे से ना हो, इस पे अंकुश लगना चाहिए। आज पूरे हिंदू समाज में, सनातन समाज में ये जो टीसीएस में और टेक महिंद्रा के में हुआ है, इसके लिए बहुत ही आज रोष है। और जो सरकार अविलंब, राष्ट्रपति महोदय से हमारी यही अपील है, हम उनको ज्ञापित कर रहे हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लेके आज का जो ये यहाँ पे हम लोगों ने धरना दिया है, ये जो आज देश के अंदर खबर कोटा से है, जहां नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने शुक्रवार को किशोरपुरा स्थित कायन हाउस का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से वहां पर कायन हाउस में गौवंश के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आयुक्त मेहरा शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता मेहरा चंद्र गोयल तथा गौशाला प्रभारी महावीर सिंह सिसोदिया के साथ किशोर पर स्थित कायन हाउस पहुंचे हैं। वहां उन्होंने पकड़ के नाले के बाद कायन हाउस में गौवंशों को रखने के लिए व्यवस्थाएं की और साथ ही उन्होंने गर्मी को देखते हुए कायन हाउस में नया टीन शेड लगाने, कायन हाउस में गौवंश के चलने के स्थान पर गड्ढे को भरवाने तथा गौवंश को तेजी गर्मी से बचाने और समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बीमार को गौवंश आता है तो उसका यही पर ही प्राथमिक उपचार करवाने की व्यवस्था करें। निरीक्षण के दौरान पूर्व पार्षद एवं गौशाला समिति के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी साथ मौजूद रहे हैं।